हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ कोर्ट्स। सो ये जो चैप्टर 3 है इसमें हमारे सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 तक कवर होते हैं। तो इन सेक्शंस में से, इस चैप्टर में से मेंस के लिए आई विल से कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेनली जो है प्री के लिए, जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं। एंड इनमें से जो सेक्शन 26 से लेकर 31 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्री में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। एंड जो सेक्शन 32 से लेकर 35 रह गए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 26 से 31 वेरी इंपॉर्टेंट एंड 32 से 35 नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 26 से, जिसकी हेडिंग है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। देखिए ये सेक्शन कह रहा है कि कौन कौन से कोर्ट जो है ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए ऑफेंसेस कौन से ट्राई होते हैं सीआरपीसी में, ये सेक्शन 4 में बताया हुआ है, ध्यान दीजिए आप। सेक्शन 4 की हेडिंग है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। सीआरपीसी कहता है कि मैं आईपीसी में दिए हुए ऑफेंसेस ट्राई करूंगा और अदर लॉज में, जो स्पेशल लॉज है, एनडीपीएस, एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इनमें दिए हुए जो ऑफेंसेस है वो ट्राई करूंगा। सेक्शन 4 ये कहता है। सेक्शन 26 क्या कहता है, उन ऑफेंस को ट्राई कौन कौन से कोर्ट कर सकते हैं। भाई ऑफेंस हो गया, अपराध हो गया, तो कौन से कोर्ट में केस चल सकता है, वो इस सेक्शन 26 में बताया हुआ है। ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, दूसरे जो प्रोविजन है इस कोड के उनको ध्यान में रखते हुए ए जो है इसका सबसेक्शन कह रहा है एनी ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड में बी ट्राइड बाय। जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं इंडियन पीनल कोड में वो कौन ट्राई कर सकता है, हाई कोर्ट, सेकंड सेशन कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। तो फर्स्ट तो हाई कोर्ट कर सकता है, वहाँ केस चल सकता है अगर कोई ऑफेंस करता है आईपीसी में। दूसरा सेशन कोर्ट कर सकता है ट्राई आईपीसी में दिए हुए ऑफेंसेस का। थर्ड है यहाँ पर एनी अदर कोर्ट। एनी अदर कोर्ट कौन कौन से कोर्ट्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट हैं, जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, वो अदर कोर्ट्स में आते हैं। एंड कौन सा मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को देख सकता है, उस ऑफेंस को ट्राई कर सकता है, वो बता रखा है फर्स्ट शेड्यूल में। आप सीआरपीसी का जब पीछे बैरेक्ट में देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल, तो उसके 6th कॉलम में देखिएगा आप, उसमें लिख रखा है बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल। जो ये ऑफेंस है ये पर्टिकुलरली किस कोर्ट में ये ट्राई हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हर्ट का ऑफेंस है, इट इज़ ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट। जो रॉबरी का ऑफेंस है, इट इज़ ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, शेड्यूल जो है उसका 6th कॉलम में बता रहा है कि बाय व्हाट कोर्ट दीज ऑफेंसेस आर ट्रायबल। वही थर्ड पॉइंट कह रहा है, जो भी वो शेड्यूल में लिख रखा है जिस कोर्ट से ट्रायबल होगा उसी कोर्ट से वो ट्रायबल हो जाएगा, जो भी आईपीसी में ऑफेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हुए। आगे प्रोवाइडेड में लिख रखा है कि जो ऑफेंसेस रिलेटेड हैं सेक्शन 376 एंड ऑनवर्ड, जो भी ये सेक्शंस दे रखे हैं जो कि रेप से रिलेटेड सेक्शंस हैं, वो ट्रायबल होंगे, वो जो ट्राई होंगे एज फार एज प्रैक्टिकल बाय कोर्ट प्रेजाइडेड ओवर बाय वुमेन। मतलब जो रेप से रिलेटेड मैटर्स हैं, केस है, उनको देखने के लिए या फिर उनको ट्राई करने के लिए, जो रेप से रिलेटेड केसेस हैं उनको देखने के लिए जो ऑफिसर होना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट या फिर जज होनी चाहिए, वो जो है वुमेन होनी चाहिए। तो ये प्रोविज़न क्यों लेके आया हुआ है, मान लीजिए कोई फीमेल विक्टिम है, अगर सामने जो है जज जो है वो वुमेन होगी, तो वो जो फीमेल विक्टिम होगी जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, शी वुड बी मोर कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल होगी वहाँ पर। तो ऐसा प्रोविज़न लेके आया गया है। एज फार एज प्रैक्टिकेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, जितना पॉसिबल हो सके, मतलब कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो वुमेन जज को मिलेगी। जहाँ तक हो सके जो वुमेन जज है वही जो है रेप से रिलेटेड केस डील करे। एंड अगर वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो जो है वो मेल जज के पास केस जाएगा। ठीक है, आईपीसी में दिए हुए ऑफेंसेस देख लिए, हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन, अदर कोर्ट, और जो रेप से रिलेटेड मैटर्स हैं वो एज फार एज प्रैक्टिकेबल वुमेन ही ट्राई करेगी। बी जो है इसका सबसेक्शन, वो कह रहा है एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। जो अदर लॉज में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं, एनडीपीएस, पॉक्सो, एससी एक्ट, जो अदर लॉज हमारे स्पेशल लॉज हैं, तो वहाँ कौन सा कोर्ट होगा, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बाय बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। तो उनके लिए जो भी कोर्ट एस्टैब्लिश करे गए हैं वही उन केसेस को ट्राई करेंगे, उन ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे। एंड व्हेन नो सच कोर्ट इज मेंशन्ड, वहाँ मान लीजिए उस एक्ट में कोई कोर्ट मेंशन, स्पेशल कोर्ट मेंशन नहीं कर रखा उस ऑफेंस को लेकर, तो कौन ट्राई करेगा, बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट कर सकता है। एंड सेकंड जो है अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। तो जो अदर लॉ है उसमें अगर बता नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा उस कोर्ट के बारे में, फिर ऐसा कोर्ट एस्टैब्लिश ही नहीं है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, फिर अदर कोर्ट ट्राई कर सकता है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बता भी रखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया होगा किसी के माइंड में कि अदर लॉज से रिलेटेड फर्स्ट शेड्यूल में कब बात की गई है। फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी में तो सिर्फ ये बता रखा है कि आईपीसी में जो दिए हुए ऑफेंसेस है उनको कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है।
ये जो स्पेशल लॉज है फिर अदर लॉज हैं, इनके बारे में शेड्यूल फर्स्ट में कब बताया हुआ है? देखिए फर्स्ट शेड्यूल आप देखेंगे तो उसमें सेकंड 2 पार्ट बनाए हुए हैं। एक तो फर्स्ट आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस, एक सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, जिसमें जो है 3 पॉइंट्स बता रखे हैं, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। इसमें ये कह रखा है कि 7 ईयर और मोर पनिशमेंट है तो सेशन कोर्ट ट्राई करेगा। अगर 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा। अगर 3 साल से कम की पनिशमेंट है तो कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। तो अगर अदर लॉज में कोर्ट नहीं है तब जाके ये कोर्ट्स देखते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, जो अदर लॉज में जो कोर्ट्स होते हैं ना, जो स्पेशल कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट्स। दोनों जो है इक्वल होते हैं। सेशन कोर्ट से भी जब अपील जाती है वो हाई कोर्ट में जाती है सीधा, एंड जो स्पेशल लॉज में जो अगर ऑफेंस आता है फिर ट्राई होता है, फिर जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट में ही जाती है। तो दोनों जो सेशन कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। से सेक्शन 26 वो आगे सेक्शन 27 जिसकी हेडिंग जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुवेनाइल कौन होता है? हु इज़ बिलो 18 इज़ नोन एज जुवेनाइल। ये जो सेक्शन है सेक्शन 27 प्रेजेंट में अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर चुका है बिकॉज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ चुका है। ये जो हमारा CRPC है ये 1974 को जो है फोर्स में आया था। उसके बाद जो है JJ एक्ट आ चुका है। तो इस सेक्शन 27 हम पढ़ते हैं, उसके बाद JJ एक्ट में जो बातें बता रखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सेक्शन 27 कह रहा है जो भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ भी नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी नहीं है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा कर दिया गया जो कि 16 साल से कम का है, तो उसको कौन ट्राई करेगा? उसको ट्राई करेगा कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर जो कोर्ट स्पेशली एम्पावर किया गया चिल्ड्रन एक्ट के तहत, जो 1960 का चिल्ड्रन एक्ट है उसमें जो कोर्ट एम्पावर किया गया वो ट्राई करेगा, या फिर जो अदर लॉ में जो कोर्ट है, जो लॉ इस टाइम पर फोर्स में है यंग ऑफेंडर्स को ट्रायल करने के लिए, तो वो जो अदर लॉ में जो कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया वो ट्राई करेगा। तो एट प्रेजेंट हम बात करें तो अदर लॉ में ही डील होते हैं जो जुवेनाइल से रिलेटेड केस है। वो हमारा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो जुवेनाइल से रिलेटेड वो एक्ट है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट डेट पर, उसकी हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। एट प्रेजेंट जो जुवेनाइल है, जो चाइल्ड है, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, उनको ट्राई करने के लिए JJ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में जो आया था। तो यहाँ पर चाइल्ड का क्या मतलब है? चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर, जो 18 से नीचे है वो चाइल्ड है। उनको ट्रायल करने के लिए JJ बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। एंड JJ बोर्ड में कौन होते हैं? JJ बोर्ड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है JJ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है, देखिए जो चाइल्ड है 18 से नीचे है JJ बोर्ड में उसका ट्रायल चलेगा, या फिर ये बोल लीजिए JJ बोर्ड कंडक्ट करवाएगा ट्रायल। अब यहाँ पर 2015 में एक अमेंडमेंट के तहत ही आया था ये एक्ट है, जब निर्भया केस हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये बोला गया कि जो 16 से 18 ईयर्स की जो एज के जो चाइल्ड है ना, अगर वो हीनियस ऑफेंस करते हैं, हीनियस ऑफेंस क्या है? जहाँ पर मिनिमम जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स है। मोस्टली इसमें जो केसेस आते हैं वो रेप एंड मर्डर से रिलेटेड है। तो ऐसे ऑफेंस अगर कोई 16 से 18 साल का बच्चा करता है जो कि हीनियस ऑफेंस है, तो उसको अडल्ट की तरह ही ट्राई किया जाएगा। उनका जो है ट्रायल, जो 16 से 18 के बच्चे हैं जो हीनियस ऑफेंस करते हैं, उनका जो ट्रायल है वो चिल्ड्रन कोर्ट में चलेगा। चिल्ड्रन कोर्ट क्या है? सेशन कोर्ट ही चिल्ड्रन कोर्ट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, 16 से 18 के बच्चे हैं अगर वो 7 साल से कम का ऑफेंस करते हैं तो उनका ट्रायल JJ एक्ट के तहत ही चलेगा। पर सिर्फ एक पॉइंट है कि 16 से 18 का बच्चा अगर हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो उसका अडल्ट की तरह ही ट्रायल चलेगा। ये जो अमेंडमेंट आया था निर्भया केस के बाद 2012 में, जो निर्भया केस हुआ था उसमें एक ऑफेंडर 17 साल का था। तो जो पिछला एक्ट था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्ट, उसके तहत उसको आई गेस 3 साल की पनिशमेंट मिली थी और उसके बाद वो छूट गया था। तो ये जो है एक पॉइंट लेके आ गया था। तो ये सेक्शन 27 हमारा हुआ। आते हैं सेक्शन 28 पर, जिसकी हेडिंग है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो ये सेक्शन 28 कहता है कि हाई कोर्ट कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं, सेशन कोर्ट कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं। सेंटेंस मीन सेंटेंस जो है, जो पनिशमेंट जो जज पास करे या फिर जो मजिस्ट्रेट पास करे उसको सेंटेंस बोलते हैं। जो ऑफेंडर को मिलती है वो पनिशमेंट कहलाई जाती है, जो जज या फिर मजिस्ट्रेट पास करता है वो सेंटेंस होता है। तो हाई कोर्ट या फिर सेशन जज कौन से जो है सेंटेंस पास कर सकते हैं? फर्स्ट सब सेक्शन कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज है। जो भी लॉ में पनिशमेंट दी गई है वो जो है हाई कोर्ट पास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट बहुत ही पावरफुल जो है कोर्ट है, किसी स्टेट का सबसे सुप्रीम जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है। तो इट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ।
सेकंड सबसेक्शन कह रहा है कि जो सेशन जज है फिर एडिशनल सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो ऑथराइज बाय लॉ है। ठीक है जी, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। पर अगर जो सेशन जज हैं या फिर जो एडिशनल सेशन जज है अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं, मृत्यु दंड अगर वो सुनाते हैं, तो उस दंड को, उस डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बाद फिर जाके डेथ सेंटेंस मिल सकती है उस ऑफेंडर को। कंफर्मेशन कहाँ होती है? चैप्टर 28 सेक्शन 366 से लेकर 371 जब आप देखेंगे वहाँ पे हाई कोर्ट से कंफर्मेशन की बात की गई है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, आगे सबसेक्शन 3 जो असिस्टेंट सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथराइज बाय जो लॉ है, बट एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो जो असिस्टेंट सेशन जज है वो डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते, किसी को मृत्यु दंड नहीं सुना सकते। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो आजीवन कारावास है इसकी सजा नहीं सुना सकते, एंड इम्प्रिजनमेंट नहीं सुना सकते जो कि 10 साल से ऊपर की हो। तो सिंपली कहें तो 10 साल तक की जो सजा है वो असिस्टेंट सेशन जज सुना सकते हैं। सेक्शन 28 हुआ। सेक्शन 29 सिमिलर बात कर रहा है, बट ये मजिस्ट्रेट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी सेंटेंस सुना सकते हैं। तो फर्स्ट सब सेक्शन कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो कोई भी सेंटेंस सुना सकते हैं ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ। डेथ नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए, फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए जो कि 7 साल से अबव है। तो सिंपली हम कहें तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। ठीक है, आगे सबसेक्शन 2 जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है या फिर जो JMIC है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो जो है इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, वो दे सकते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल से जो ज़्यादा का टर्म नहीं सुना सकते जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, एंड ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। मतलब 3 साल तक की जेल सुना सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, पनिशमेंट सुना सकते हैं, एंड फाइन जो है वो 10,000 रुपये तक सुना सकते हैं जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं। ये जो 2005 में अमेंडमेंट आई थी, पहले जो है ये 5,000 रुपीज़ था जो फाइन था, उसके बाद 2005 में जो है 10,000 रुपीज़ जो है फाइन किया गया था। आगे है सबसेक्शन 3 जो कि कह रहा है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितने तक के सेंटेंस सुना सकते हैं, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, एंड फाइन कितना सुना सकते हैं, 5,000 रुपीज़ तक फाइन सुना सकते हैं। ये भी जो है पहले 1,000 रुपीज़ था, 2005 के अमेंडमेंट के बाद 5,000 रुपीज़ किया गया था। फोर्थ सबसेक्शन कह रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उनके पास सेम पावर्स होंगी जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास होती हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास कितनी पावर है, 7 साल तक की सजा सुनाने की। वही जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में किसी CMM के पास वही पावर होगी कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुना सकता है। एंड दैट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिमिलर होंगी। जो पावर्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होंगी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस सुनाने की कितनी तक की पावर है, 3 साल का जो है टर्म सुना सकते हैं, एंड जो फाइन जो है 10,000 रुपये तक सुना सकते हैं। वही जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होंगी सेम पावर्स। तो एक बार रिवाइज करें तो हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस सुना सकता है, सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस सुना सकते हैं, बट जो डेथ की जो सेंटेंस है वो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद सुना सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, जेल सुना सकते हैं। CJM जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर सकते हैं, एंड फाइन जो वो लगा सकते हैं या फिर इम्पोज कर सकते हैं वो मैक्सिमम है 10,000 रुपीज़। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो मैक्सिमम 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर सकते हैं, एंड वो जो फाइन लगा सकते हैं वो मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनकी सिमिलर पावर होगी CJM के जैसे ही 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट, एंड जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनकी सिमिलर पावर होगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो कि है 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 फाइन। यहाँ पर एक और पॉइंट कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से रिलेटेड या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से रिलेटेड ही फाइन के बारे में बात हुई है, बाकी जो है कितना फाइन सुना सकते हैं ये नहीं बता रखा। तो इसके लिए सेक्शन 63 ऑफ IPC कहता है कि जो फाइन है वो अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेस में नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो जजेस हैं वो कितना भी फाइन सुना सकते हैं, अनलिमिटेड सुना सकते हैं, बट वो एक्सेस में नहीं होना चाहिए। सो ये सेक्शन 29 हुआ। आगे सेक्शन 30। देखिए जो सेक्शन 30 एंड 31 है ना, इनमें कई बार कन्फ्यूज़न रह जाता है।
क्यों कन्फ्यूज़न रह जाता है? बिकॉज अगर आप डायरेक्ट उठा लेंगे सीआरपीसी का, फिर पढ़ने लगेंगे सेक्शन 30 एंड 31 को, मे भी आपको कुछ पॉइंट्स में कन्फ्यूज़न रह जाए कि वो जो पॉइंट्स है समझ नहीं आते। तो ये जो दोनों सेक्शंस है, सेक्शन 30 एंड 31, इनको हम आईपीसी से लिंक करके पढ़ेंगे एंड जो सीआरपीसी के दूसरे सेक्शंस हैं उनसे लिंक करके पढ़ेंगे, तब जाके हमको ये दोनों सेक्शंस क्लियर होंगे। तो फर्स्ट आते हैं सेक्शन 30 पर। सेक्शन 30 को जो है वो हम सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पीनल कोड से लिंक करके पढ़ेंगे। तो सेक्शन 30 से पहले हम सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पीनल कोड देखते हैं वो क्या कह रहा है। सेक्शन 65 कह रहा है कि लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। इसकी हेडिंग कह रही है कि जब फाइन की पेमेंट नहीं करी, जब किसी को इम्प्रिजनमेंट मिला है, किसी को 2 साल सज़ा मिली है, किसी को 5 साल सज़ा मिली है, इम्प्रिजनमेंट हो गया एंड साथ में फ़ाइन भी मिला है, उस फाइन की ना पेमेंट करने पर कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर फ़ाइन की पेमेंट नहीं करी तो जेल कितनी काटनी पड़ सकती है। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट भी मिला है, फ़ाइन भी मिला है एंड फ़ाइन की पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, फ़ाइन की पेमेंट अगर नहीं करी, तो वो जो टर्म है जो कोर्ट बता सकती है फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट में, वो जो है 1/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उस ऑफेंस की, उसके जो है मैक्सिमम 1/4 के इक्वल इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ सकती है ऑफेंडर को अगर फाइन पेमेंट नहीं करी है तो। देखिए इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है, ए ने कमिट करी थेफ्ट, ए ने चोरी करी। ट्रायल इज कंडक्टेड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बिफोर जो है ट्रायल चल पड़ा। मजिस्ट्रेट अवॉर्ड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर एंड 1000 रुपीज़ फाइन। ठीक है, वो जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने क्या करा, 1 साल की सज़ा सुना दी ए को, 1 साल की जेल सुना दी और साथ में 1000 रुपये का फ़ाइन सुना दिया। तो थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होती है? 3 साल तक मैक्सिमम थेफ्ट की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर कोई चोरी करता है 3 साल तक उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनको लगा कि 1 साल की जो जेल है इस केस में बहुत है, उन्होंने 1 साल की जेल सुना दी, 1000 रुपये फ़ाइन लगा दिया। अब जो 1000 रुपये है ना, जो 1000 रुपीज़ हैं, अगर उसको देने में ए जो है डिफ़ॉल्ट कर देता है, वो फ़ाइन नहीं देता वो 1000 रुपीज़ का, तो वो 1000 रुपीज़ जो ए ने नहीं दिए ना, उसके बदले ए को जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है ना, जो उसने ऑफेंस किया, उसने थेफ्ट का जो ऑफेंस किया, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रोवाइड की गई है उसका 1/4 मिल सकता है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है थेफ्ट की? 3 साल। उसका 1/4 क्या होगा? 9 मंथ। तो 1 साल तो पहले ए को सुनाई दी थी कि उसने चोरी करी है, फाइन ना देने की वजह से 3 साल का 1/4 9 महीने तक और जो है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पर ये 9 महीने का जो टर्म है ना, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, इससे कम तो ज़रूर हो सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 6 महीने भी सुना सकते हैं, वो 3 महीने भी सुना सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, पर 9 महीने से ज़्यादा 1/4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो है सेक्शन 65 कह रहा है आईपीसी का। अब आते हैं सेक्शन 30 पर, जिसकी हेडिंग है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ फाइन। देखिए ये कह रहा है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, जो सेक्शन 29 में ऊपर बात करी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या फिर सीएमएम या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो अगर किसी ने फ़ाइन नहीं दिया तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं वो फ़ाइन ना देने के बदले में अवॉर्ड कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, जो भी लॉ के द्वारा ऑथराइज है, कोई भी जेल की सज़ा सुना सकते हैं इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, प्रोवाइडेड दैट। यहाँ आता है सब कुछ, जो मेन पॉइंट है इसका, एसेंस है इस सेक्शन का, कि इट इज़ नॉट द एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। वो जो टर्म है ना, जो फाइन ना देने की वजह से सुना है, वो मजिस्ट्रेट की पावर से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड बी कह रहा है वही सेम बात की, वो जो है 1/4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो भी उस पर्सन ने ऑफेंस करा है, जैसे कि चोरी का ऑफेंस करा था, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट के 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट कह रहा है ये, तो बी पॉइंट बिल्कुल वही सेम बात एज इट इज़ कह रहा है जो सेक्शन 65 आईपीसी में कही गई थी। यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो समझना जरूरी है। ये ए पॉइंट कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट्स की पावर बताई गई है ना सेक्शन 29 में, मतलब कि जो सीजीएम की 7 साल या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की 3 साल जो है इम्प्रिजनमेंट सुनाने की पावर, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, तो इन पावर्स से ज़्यादा जो फाइन ना देने की वजह से इम्प्रिजनमेंट सुनाई जा रही है ना, वो इन पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि इन पावर से ज़्यादा भी हो सकता है क्या कभी? फाइन ना देने का इम्प्रिजनमेंट इन पावर से भी ज़्यादा हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल हो सकता है। आप एक सेक्शन देखिए, सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अगर बेयर एक्ट है आपके पास आईपीसी का, जरूर खोल लीजिए। देखिए सेक्शन 392 में रॉबरी की पनिशमेंट बताई गई है। उसमें कहा गया है कि जब रॉबरी जो है हाईवे पे कमिट होती है, कोई जो है हाईवे पे रॉबरी करता है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले,
अगर कोई हाईवे पे रॉबरी करता है तो उसकी 14 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड उसको ट्राई कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ए जो है, ए ने रॉबरी कमिट करी हाईवे पर बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। आगे वो जो ट्रायल आया, वो जो केस आया, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आया। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने क्या करा, 3 साल तक की उसको जेल सुना दिया, 10,000 रुपये का उसको फाइन लगा दिया ए पर। अब यहाँ पर ए ने वो 10,000 रुपये हैं उसकी पेमेंट नहीं करी, वो जो ए पे फाइन लगाया गया उसने वो फाइन दिया ही नहीं। तो अब आते हैं सेक्शन 65 आईपीसी पर एंड इसी के प्रोवाइडेड के बी पॉइंट पर। ये कह रहे हैं कि अगर फाइन की पेमेंट नहीं करी तो जो ऑफेंस किया गया उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 हो जाएगा। 14 साल जो ए ने ऑफेंस करा है उसकी 14 साल मैक्सिमम पनिशमेंट थी। इसका जब हम 1/4 करेंगे तो 3.5 साल निकल कर आएगा। अब जो उस ऑफेंस को कौन ट्राई करा था? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है? 3 साल। 3 साल तक वो इम्प्रिजनमेंट सुना सकता है। पर ये जो इन डिफॉल्ट की जो सज़ा आ गई, फाइन ना देने की वजह से जो ए को सज़ा आ गई वो 3.5 साल हो गई। तो यहाँ पर एक तरीके से पंगा हो गया कि 3.5 साल सुना सकते हैं, जो 1/4 है उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट का वो सुना सकते हैं, या फिर जो पावर है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की वो सुना सकते हैं, जो कि 3 साल है सिर्फ। तो यहाँ पर जो है वही प्रोवाइडेड में जो बात ली गई है ए पॉइंट में वही मान्य होगी। जितनी मजिस्ट्रेट की पावर है ना, उससे ऊपर जाकर जो मजिस्ट्रेट है वो सेंटेंस नहीं सुना सकता। अगर कोई फाइन देने में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल रही है उसके बदले, तो वो इम्प्रिजनमेंट मजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड नहीं कर सकती। तो इस इलस्ट्रेशन में देखें तो 3 साल तो जो उसको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल रही है ए को वो मिलेगी। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने उसको स्पेसिफिकली उस ऑफेंस के लिए जो उसने रॉबरी कमिट करी है उसके लिए सुनाई है वो मिल जाएगी। और फाइन ना देने की वजह से मैक्सिमम पनिशमेंट वही मिल सकती है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है, जो कि है 3 साल। तो पहले सब्सटेंटिव ऑफेंस के लिए 3 साल का सेंटेंस प्लस फाइन ना देने की वजह से मैक्सिमम 3 साल, अगर सुना दिया गया तो ये टोटल हो जाएगा 6 साल। तो ये हमको प्रोवाइडेड का एक लॉ समझ आया। अब इसमें से एक और पॉइंट निकल कर आता है, सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी कहता है प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सवेयर। देखिए, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास केस आया। अब मजिस्ट्रेट को लगता है जितनी मेरे पास पावर है ना, सेक्शन 29 में पावर है, तो जो मजिस्ट्रेट को लगता है जो मेरी पावर्स है ना, इनसे ज़्यादा इस एक्यूज को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो जो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो अपनी प्रोसीडिंग सबमिट करके एंड वो जो अक्यूज है उसको सीजीएम के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ये जो है सेक्शन 325 सीआरपीसी में बात की गई है। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। अब ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट सेक्शन 325 आईपीसी में दी गई है। सेक्शन 325 आईपीसी कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। सेक्शन 325 में उसकी पनिशमेंट बता रखी है 7 साल। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल है। एंड उसको ट्राई कौन कर सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। तो वो जो केस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास आता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कितनी पावर है? 3 साल तक पावर है। अब वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो केस को देखने के बाद उसको लगता है कि 3 साल से ज़्यादा बननी चाहिए एक ही पनिशमेंट, जो अक्यूज है उसकी कम से कम 5 या फिर 6 साल तो बननी ही चाहिए। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेक्शन 325 के अंडर सीआरपीसी में जो है अपनी प्रोसीडिंग एंड अक्यूज को वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। फिर जो है सीजीएम उस केस से आगे डील करेगा। अब आगे सीजीएम के पास वो केस आ गया, सीजीएम अपने अकॉर्डिंग उस केस को डील करेगा। अब सीजीएम की पावर 7 साल है। सीजीएम को ये लगता है कि 7 साल से भी ज़्यादा सेंटेंस होनी चाहिए, इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए इस केस में। तो सीजीएम आगे सेशन कोर्ट को वो फॉरवर्ड कर देगा वही केस। तो इस तरीके से जो इस सबमिशन का प्रोसेस ये चलता है। मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इन चीज़ों को लेकर। सेक्शन 30 सीआरपीसी का सबसेक्शन 1 था ये। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि इम्प्रिजनमेंट जो अवॉर्ड हुई है वो एडिशन में होगी। जो सब्सटेंटिव सेंटेंस मिला है ना, उसके एडिशन में होगी वो इम्प्रिजनमेंट जो फाइन ना देने की वजह से किसी पर लगाई गई है। एंड ये जो है एडिशन में ही होती है। हमने इलस्ट्रेशन देख ली जहाँ पर 1 साल पहले थेफ्ट की, चोरी करने की सेंटेंस सुनाई गई थी एक चोर को, फिर 9 महीने फाइन ना देने की वजह से जो इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई, तो वो एडिशन में होगी 1 + 9। तो सेक्शन 30 हुआ हमारा यहाँ पर। अब आते हैं सेक्शन 31 सीआरपीसी पर। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करेंगे आप वीडियो तो मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियोस अच्छी बना रहा हूँ। मैं और वीडियोस लेके आऊँगा सीआरपीसी की।
एंड सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नई वीडियोस आएँ आपको उन वीडियोस की, उन लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब आते हैं सेक्शन 31 पर। सेक्शन 31 की हेडिंग है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मतलब कई सारे ऑफेंस करे हैं किसी ने, उन सेवरल ऑफेंसेस का एक ही ट्रायल चल रहा है। तो सेक्शन 31 को हम लिंक करके पढ़ेंगे सेक्शन 71 ऑफ इंडियन पीनल कोड से। सेक्शन 31 आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में ही लिख रखा है कि सेक्शन 71 के प्रोविजंस को आपने ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71। तो पहले सेक्शन 71 हम रिवाइज कर लेते हैं। मैं मान के चलूँगा आपको पता होगा सेक्शन 71 के बारे में, फिर भी हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 71 में क्या कहा गया है, फिर उसके बाद सेक्शन 31 पर आएंगे। सेक्शन 71 की हेडिंग है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। तो ये जो सेक्शन है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 चीज़ें बोलता है, अलग अलग चीज़ें, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस मेड अप ऑफ पार्ट्स, जहाँ पर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पार्ट से मिलकर बना है एंड वो जो पार्ट्स है वो खुद भी ऑफेंस है। तो जो ऑफेंडर है उसको एक ही ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा जब तक वहाँ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो। मतलब कोई ऑफेंस है पार्ट से मिलकर बना है, हर एक पार्ट ऑफेंस है, अब उस हर एक पार्ट के लिए किसी ऑफेंडर को पनिश नहीं किया जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने जेड को 50 बार लाठी से मारा, तो यहाँ पर ए का क्या ऑफेंस हो गया, ए ने वॉलेंट्री हर्ट कर दिया जेड को, जिसकी पनिशमेंट जो है सेक्शन 323 में दी गई है, जो कि पनिशमेंट है 1 साल। ए ने जेड को हर्ट करा है, हर्ट की पनिशमेंट 323 में है। अब उसने 50 बार मारा है, ए ने जेड को 50 बार मारा है, इस होल बीटिंग को हर्ट बोला जाएगा। एंड वो जो हर एक ब्लो उसने दिया ना, 50 बार उसने मारा, वो पार्ट है वो भी हर्ट ही है। यहाँ पर हर एक ब्लो भी एक ऑफेंस है एंड हर एक ब्लोज को अगर इकट्ठा कर दे 50 ब्लोज को, तब भी वो एक ही ऑफेंस है। अगर उसको हर एक ब्लो के लिए सजा मिले तो 50 साल उसकी सजा जेल हो जाएगी। पर वही यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि हर एक पार्ट के लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा, उसको होल बीटिंग के लिए ही पनिश किया जाएगा एंड मैक्सिमम 1 साल ही उसकी एक ही इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यहाँ पर इसको एक ही ऑफेंस में काउंट किया जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर सेक्शन 71 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definition of law in force for time being by which offenses are defined or punished। मतलब कोई चीज़ ऑफेंस है एंड वो जो ऑफेंस है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डेफिनेशन में फॉल कर रही है किसी लॉ के, तो वहाँ पर ऑफेंडर को ज़्यादा सवेयर पनिशमेंट नहीं मिलेगी एंड कोर्ट जो है एक ही ऑफेंस के लिए वहाँ पर ऑफेंडर को पनिश कर सकता है। एक ही चीज़ है 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑफेंस में फॉल कर रही है, तो सभी ऑफेंस के लिए उसको पनिश थोड़ा ना किया जाएगा, एक ही ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी को डंडे से मारता है, ए बीट बी विद अ स्टिक। अब यहाँ पर ए पे क्या क्या चार्ज लगेंगे, ए विल बी चार्ज फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। पहला चार्ज लगेगा कि ए ने बी को वॉलेंट्री हर्ट करा, जिसकी पनिशमेंट 1 साल है, 323 सेक्शन में दी गई है। दूसरा चार्ज क्या लगेगा, असोल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स का भी चार्ज लग जाएगा ए पर अंडर सेक्शन 352। किसी को हर्ट कर रहे हैं आप, तो वो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स तो वहाँ पर होगा ही होगा, जिसकी पनिशमेंट है 3 मंथ्स। ए ने यहाँ पर एक चीज़ करी, बी को डंडे से मारा, एक ही चीज़ 2 ऑफेंसेस में, 2 से ज़्यादा ऑफेंस में फॉल कर गई। यहाँ पर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट भी हो गया, असोल्ट भी हो गया, क्रिमिनल फोर्स भी हो गया। तो यहाँ पर ऑफेंडर जो है, ए जो है, उसको जो है पनिश किया जा सकता है। कोर्ट उसको कितनी पनिशमेंट बता सकती है, एक ही ऑफेंस के लिए वहाँ पर पनिशमेंट बताएगी। कंबाइंड पनिशमेंट, सवेयर पनिशमेंट नहीं बताएगी। ए कैन बी पनिश फॉर 1 ईयर ओनली हेयर। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ए को 1 साल की ही मिल सकती है, क्योंकि उसने हर्ट करा है। इन सब में से वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट की 1 साल सजा है, सबसे ज़्यादा सजा है। कोर्ट वो तो सुना सकती है, पर यहाँ पर कंबाइन नहीं कर सकती। एक ही सजा मैक्सिमम 1 साल ही होएगी, 1 साल 3 महीने नहीं हो सकती। ये सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका। थर्ड पार्ट सेक्शन 71 का कह रहा है, जहाँ पर कई सारे एक्ट हुए हैं एंड उन एक्ट्स में से एक एक्ट या फिर एक से ज़्यादा एक्ट खुद से या फिर दूसरों के साथ मिलकर ऑफेंस बना रहे हैं। सिंपली मैं कहूँ तो मान लीजिए कहीं पर कई सारे ऑफेंस हो गए एंड जब उनको कंबाइन किया जाएगा तब वो एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाएगा। तो ऑफेंडर को उन सब ऑफेंस में से एक ही पनिशमेंट के लिए चार्ज किया जा सकता है। कोर्ट जो है उसको पनिश कर सकती है एक ही पनिशमेंट के लिए एंड एक से ज़्यादा सवेयर पनिशमेंट के लिए उसको पनिश नहीं कर सकती कोर्ट। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ए ने रॉबरी करी बी के घर में, बी को साथ के साथ हर्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर 2 ऑफेंस हो गए। एक तो ए ने वॉलेंट्री हर्ट कर दिया, 323 में 1 साल सजा है। दूसरा रॉबरी कर दी, 392 में 10 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है। अब यहाँ पर 2 ऑफेंस है।
अब जब इन दोनों ऑफेंसेस को मिलाया जाएगा ना, तब एक नया ऑफेंस निकल कर आता है, सेक्शन 394, जो कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑफेंस थे, जब इनको कंबाइन किया गया तब डिफरेंट ऑफेंस निकल कर आ गया। तो ए शेल नॉट बी पनिश विद मोर सेवर पनिशमेंट एंड कोर्ट कुड ओनली अवॉर्ड हिम पनिशमेंट फॉर वन ऑफ सच ऑफेंसेस। एक ही ऑफेंस के लिए इसको पनिशमेंट मिल सकती है, ए को। बेशक किसी भी ऑफेंस के लिए कोर्ट वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट सुना दे, इनको मिला के नहीं सुनाएगी। यहाँ पर कोर्ट क्या है, ए को वही सज़ा सुना सकती है जो मैक्सिमम एक ऑफेंस के लिए बनती है, उससे ज़्यादा नहीं सुना सकती। वैसे तो सेक्शन 394 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बनती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैक्सिमम यहाँ पर सज़ा ए को मिल सकती है। तो ये सेक्शन हमारा 71 हुआ। बात है सेक्शन 31 पर, जिसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि जब एक पर्सन को एक ट्रायल में कन्विक्ट किया जाता है, उसने 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑफेंस करे हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 71 के प्रोविजंस को हमने ध्यान में रखना है कि पार्ट से मिलकर बने 2 ऑफेंस नहीं कहलाते, 2 डेफिनेशन में फॉल करें तब एक ही की सज़ा मिलती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है किसी पर्सन ने 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑफेंस कर दिए। एक पर्सन ने हर्ट भी कर दिया, थेफ्ट भी, चोरी भी कर ली, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी कर दिया। तो ये बिल्कुल अलग अलग ऑफेंसेज हैं। इनकी पनिशमेंट के बारे में सेक्शन 31 में बात की गई है कि इनकी पनिशमेंट कैसे दी जाएगी एक पर्सन को। तो एक पर्सन ने 2 या फिर 2 से ज़्यादा ऑफेंस कर दिए तो उसकी पनिशमेंट कैसे चलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट कैसे मिलेगी। एक ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट एक्सपायर होने के बाद उसकी दूसरी इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट होगी, unless the court direct that such punishment shall run concurrently। अगर कोर्ट ये कह दे कि सभी पनिशमेंट एक ही साथ, सभी इम्प्रिजनमेंट एक ही साथ चलेगी, एक ही साथ रन होगी, तब तो वो एक साथ चलेंगी। पर अगर कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं करती तो नॉर्मली क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक के बाद एक चलेगी। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ए ने कमिट कर दिए 3 ऑफेंस, हर्ट, थेफ्ट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट 1 साल 323, चोरी की जो पनिशमेंट है वो 379 में मैक्सिमम 3 साल, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है वो 342 में मैक्सिमम 1 ईयर। तो यहाँ पर 3 ऑफेंस हो गए, इनकी पनिशमेंट है 1, 3 और 1, मतलब कि 5 साल। तो जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं करती तो एक ही इम्प्रिजनमेंट कैसे चलेगी, विल कमेंस 1 आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर। मतलब पहले थेफ्ट की 3 साल खत्म होगी, फिर हर्ट की चालू होगी, फिर हर्ट की खत्म होगी, फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, यूँ करके 5 साल उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। नॉर्मली तो यही है, पर अगर कोर्ट ये डायरेक्ट कर दे कि कंकरेंटली चलेंगी, एक ही साथ चलेगी जो इम्प्रिजनमेंट है, तो एक ही पनिशमेंट वहाँ पर 3 साल मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही साल में उसकी हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तो खत्म हो जाएगी, फिर आगे 2 साल थेफ्ट की और काटनी पड़ेगी उसको इम्प्रिजनमेंट। तो ये सबसेक्शन 1 था। आगे सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो चलने वाली, एक के बाद एक जो चलती है, पहली खत्म होगी तो दूसरी चालू होगी, यूँ है। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट की जो पावर है, कोर्ट की जो कॉम्पिटेंसी है, अगर उससे हायर पनिशमेंट निकल कर आ रही है जब उन इम्प्रिजनमेंट को एग्रीगेट किया जा रहा है, या फिर उस पनिशमेंट को जब जोड़ा जा रहा है, जब वो कई सारे ऑफेंसेस हैं, एंड वो जब जोड़कर क्या हो रहा है कि जितनी कोर्ट लगा सकती है, जितनी कोर्ट की पावर है ना, उससे ज़्यादा वो बन रही है पनिशमेंट, तो इस केस में ये जरूरी नहीं है कि जो कोर्ट है वो हायर कोर्ट के पास उस ऑफेंडर को भेज दे या फिर उस केस को भेज दे हायर कोर्ट के पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि अगर CJM जो है वो 7 साल तक लगा सकता है जो इम्प्रिजनमेंट है, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक उसकी पावर है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की 1 साल तक पावर है। मान लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास केस आ गया, जब हम एग्रीगेट कर रहे हैं पनिशमेंट तो वो 8 या फिर 9 साल बन रही है, तो क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है? उसको हायर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है क्या? यहाँ पर ये लिख रखा है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए प्रोवाइडेड बना हुआ है, प्रोवाइडेड डैट इसमें लिख रखा है कि वो जो इम्प्रिजनमेंट है, जो कि सज़ा, जो कि जेल की सज़ा सुनाई गई है, वो 14 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब कई सारे ऑफेंसेस को मिला के जो पनिशमेंट बन रही है, इम्प्रिजनमेंट बन रही है, वो 14 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक तो बी क्लॉज कह रहा है कि जो एग्रीगेट पनिशमेंट है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जितना कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए एक सिंगल ऑफेंस में। मतलब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बढ़ा दी गई कोर्ट्स की, जितना वो लगा सकता है एक सिंगल ऑफेंस में। CJM 7 साल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल, तो जितना इनकी कॉम्पिटेंसी है ना उसके ट्वाइस वो लगा सकते हैं जब एग्रीगेट पनिशमेंट है। ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, जो CJM है वो 7 साल अगर उनकी कंपेटेंसी है वो 14 साल पनिशमेंट सुना सकते हैं। 14 साल तक जब एग्रीगेट हो जाएगी पनिशमेंट जो है, जब कई सारे ऑफेंसेस होंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है 3 साल है उनकी पावर जो है वो 6 साल तक सुना सकते हैं। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल है तो 2 साल तक जब एग्रीगेट हो जाएगी पनिशमेंट तो सुना सकते हैं वो सज़ा। थर्ड सब सेक्शन कह रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, अपील के पर्पज़ के लिए जो एग्रीगेट है, जो कई सारी ऑफेंसेस को, जो कई सारे सेंटेंसेस को सुनाया गया है, तो वो एक ही सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। मतलब 3 या फिर 4 ऑफेंसेस के लिए सज़ा सुना दी। अब कोई पर्सन जो कन्विक्टेड पर्सन वो अपील कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो एक ऑफेंस के लिए अपील कर दे कि इसमें मेरे को कम सज़ा मिल जाए, वो सभी के लिए एक ही सेंटेंस माना जाएगा। तो 4 ऑफेंसेस के लिए अगर उसको पनिशमेंट मिली है ना, तो सभी के लिए अपील एक साथ ही जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 31। सो आगे है सेक्शन 32, जो सेक्शन 32 से 35 है। इनमें से लेसर चांस है क्वेश्चन आने के, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। प्री के लिए ही इनको इसको प्रिपेयर करना है। बाकी जो पहले के सेक्शंस है वो भी प्री के लिए ही हैं, पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनमें से क्वेश्चंस आ जाए, इनमें से थोड़े से लेस चांस हैं। सो फर्स्ट सेक्शन 32 जिसकी हेडिंग है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। ये कह रहा है कि अगर किसी को पावर देनी है, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी को पावर देनी है इस कोड में, तो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर पावर दे सकती है। एंड किस तरीके से पावर देगी, मोड क्या होगा, एम्पावर सच पर्सन स्पेशली बाय नेम, किसी नेम के जरिए भी बाय नेम उसको पावर दी जा सकती है। मतलब कि ये कह दिया कि गुरुग्राम में, एक गुड़गांव में इस जगह पर जो CJM है अशोक कुमार, उसको पर्टिकुलरली अशोक कुमार को ये पावर दी गई है। बाय नेम हो गया इस तरीके से। इस तरीके से इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज भी पावर दी जा सकती है। मतलब कि ये कह दिया कि गुरुग्राम में एक एरिया है, जो भी इस एरिया में JMIC होगा उसको ये स्पेसिफिक पावर होगी। मतलब कि इस ऑफिस में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा उसको ये पर्टिकुलरली ये पावर दी जाती है, तो उस ऑफिस के वर्च्यू में दे दी पावर। थर्ड जो मोड है पावर कन्फर करने का, क्लासेस ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। मतलब कि ये कह दिया जो भी इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये स्पेसिफिक पावर ग्रांट करती है हाई कोर्ट। तो ये हम मान सकते हैं कि ऑफिशियल टाइटल्स के जरिए यूं ही जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन मोड से पावर्स कन्फर कर सकती है। सेकंड सबसेक्शन कह रहा है कि एवरी ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर होगा उसका इफेक्ट कब होगा, जैसे ही उस पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया गया। जब भी उस पावर की कम्युनिकेशन हो गई उस पर्सन को, तो उस डेट से मान लिया जाएगा कि पावर मिल चुकी है। आगे सेक्शन 33। सेक्शन 33 कह रहा है व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट who had been invested by high court or state government with any power under such court। तो ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस होल्ड करता है एंड उसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट से कुछ पावर्स मिली हैं एक लोकल एरिया के लिए, ठीक है, किसी एक लोकल एरिया में किसी एक पर्सन को हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दे रखी हैं, तो वो जो पर्सन है किसी और एरिया में, किसी और लोकल एरिया में अपॉइंट होता है इक्वल या फिर हायर ऑफिस में, तो वो जो अलग लोकल एरिया में वो जो अपॉइंट हुआ है वो पर्सन, तो वहाँ पर भी वो सेम पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि वो पहले वाले लोकल एरिया में एक्सरसाइज कर रहा था। जब तक उसको हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती कि नहीं इस तरीके से नहीं, आपको दूसरे तरीके से पावर एक्सरसाइज करनी है। अगर ऐसा डायरेक्ट कर दिया तब तो वो उसी तरीके से करेगा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट ने कहा है। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट उसको बताती नहीं है तो वो उसी तरीके से उस एरिया में भी, दूसरे लोकल एरिया में भी पावर एक्सरसाइज करेगा जैसे कि वो पहले लोकल एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा था। सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर। कोई अगर पावर दे रहा है, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट पावर दे सकती है तो विड्रॉ भी कर सकती है, उन पावर्स को ले भी सकती है। वही ये सेक्शन 34 कह रहा है। इसका सब सेक्शन 1 कह रहा है कि हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है, मतलब कि वापस ले सकती है ऑल और एनी ऑफ द पावर, सभी पावर या फिर कुछ पावर उस पर्सन से जिस पे उसने कन्फर करी है, हाई कोर्ट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जिस पर्सन पे कन्फर करी है, या फिर उस पर्सन जिस पे कन्फर करी है उसका कोई सबॉर्डिनेट है, उससे कोई लॉ और अथॉरिटी का कोई पर्सन है, उससे भी वो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट वो पावर वापस ले सकती है। ठीक है। सब सेक्शन 2 कह रहा है पावर कन्फर की जाती है, पावर दी जाती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिन मजिस्ट्रेट पर वो पावर कन्फर करते हैं उन मजिस्ट्रेट से वो पावर्स ले सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको पावर कन्फर करता है, किन मजिस्ट्रेट को बिजनेस एलोकेट करता है, याद आया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एलोकेट करेगा या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एलोकेट करेगा, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एलोकेट करेगा पावर्स। तो वहाँ पर जो भी पावर कन्फर करी है CJM ने उनसे पावर वो ले भी सकता है।
विड्रॉ भी कर सकता है वो जो पावर्स हैं। वही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको पावर कन्फर करता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर कन्फर करता है, या फिर जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पावर कन्फर कर सकता है, बिजनेस एलोकेट करता है, उनसे भी वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पावर विड्रॉ कर सकता है। लास्ट जो सेक्शन रह गया वो है सेक्शन 35। इसकी हेडिंग है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। तो ये पूरे सेक्शन में सक्सेसर्स की बात की गई है। तो सक्सेसर होता कौन है पहले ये समझिए। एक डिस्ट्रिक्ट में कोई मजिस्ट्रेट या फिर कोई जज है, जब उसका ट्रांसफ़र होगा, टाइम टू टाइम जजेस और मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र होता रहता है, जब उसका ट्रांसफ़र होगा किसी जज या फिर मजिस्ट्रेट का, तब ट्रांसफ़र हो गया तो उस सीट पर बैठने के लिए कोई नया मजिस्ट्रेट या फिर कोई नया जज आएगा। उसी पर्सन को, जो न्यू पर्सन आएगा, उसको सक्सेसर कहा जाता है। तो इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं हम, जो कि कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविज़न, दूसरे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो पावर्स और ड्यूटीज़ है ना जज और मजिस्ट्रेट की, वो एक्सरसाइज की जाएंगी बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। जो भी सक्सेसर आएगा जज या फिर मजिस्ट्रेट का, वो एक्सरसाइज करेगा वही पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो उस जज या फिर मजिस्ट्रेट को मिली हुई थी। ठीक है, आगे सबसेक्शन 2, जहाँ पर ये डाउट रह जाए कि कौन सक्सेसर होगा किसी एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज का, तो वहाँ पर सेशन जज बताएंगे कि कौन जो है सक्सेसर इन ऑफिस होगा। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक एरिया है, उसका कोई एडिशनल सेशन जज है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर 2 एडिशनल सेशन जज की पोस्टिंग हो जाती है। तो जिस एरिया से एडिशनल सेशन जज गए हैं ना, उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में 2 नए एडिशनल सेशन जज की पोस्टिंग हो जाती है। तो वहाँ पर जो हमारे सेशन जज जी है ना, वो बताएंगे कि उसका सक्सेसर कौन होगा। ये जो 2 नए एडिशनल सेशन जज आ गए हैं, तो इनमें से वो पहले वाले का सक्सेसर कौन होगा। एंड असिस्टेंट सेशन जज को लेकर भी डाउट रहता है कि कौन जो है सक्सेसर होगा, तो वो भी सेशन जज बताएगा। आगे सबसेक्शन 3, जहाँ पर ये डाउट रहता है कि मजिस्ट्रेट का सक्सेसर कौन होगा, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे वहाँ पर कि कौन होगा सक्सेसर। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके अंडर कौन कौन आते हैं, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो किसी की पोस्टिंग कहीं और हो जाती है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर्टिकुलरली बताएंगे कि जो पहले जो मजिस्ट्रेट गया है ना, उसका सक्सेसर कौन होगा। एंड वही जो सेम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए। ये प्रोविज़न होता है इसलिए कि हर एक मजिस्ट्रेट या फिर जज को अलग अलग पावर्स और ड्यूटीज़ मिली होती हैं एरिया के अकॉर्डिंग। तो जो पहले वाले मजिस्ट्रेट को पावर्स एंड ड्यूटीज़ दी गई, तो जो उसका सक्सेसर होगा वो सभी पावर्स एंड ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोविज़न लेके आया गया है कि सेशन जज बता देंगे, सीजेएम बता देंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बता देंगे कि कौन सक्सेसर होगा, कौन जो है वो पावर्स एंड ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करेगा। तो सेक्शन 35 हुआ। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कोई डाउट रहता है, कुछ आपको पूछना है और कुछ आपको कहना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। हैव अ नाइस डे।